हाँ तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। चलिए मैं शुरू करता हूँ। प्रकाश प्रकाश लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश तो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इसका कुछ गुण बता देते हैं। प्रकाश का गुण: प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यह हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधा रेखा में गमन करता है। इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये जैसे हवा, कांच, शीशा, ये सब में निर्वात में भी चला जाता है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी चला जाता है, जल में भी चला जाता है, कांच में भी चला जाता है। प्रकाश पारदर्शी पदार्थ में जाता है। प्रकाश जो है पारदर्शी पदार्थ में जाता है, पारदर्शी माध्यम में जाता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं जाता है। ठीक है। अब इसका गुण बताया। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश तो हम नहीं देख पाते, लेकिन उसकी उपस्थिति में हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अगर लाइट कटा रहता तो ये हमें दिखाई नहीं देता, पर ये यहाँ प्रकाश पड़ रहा है और इसकी सहायता से ये टकरा कर हमारे आँख तक पहुँचता है तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधा रेखा में गमन करती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये जल हुआ, कांच हुआ, हवा हुआ, ये सब में रहता है। प्रकाश पारदर्शी पदार्थ में रहता है। प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ में नहीं रहता है। अब है मेरा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन को हम शॉर्ट ट्रिक में बताएं। प्रकाश का परावर्तन का शॉर्ट ट्रिक में बताएं तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है
और वापस उसी दिशा में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है और वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक गेंद लिए रबड़ वाला और मारे दीवार पे, तो वो वापस लौट के हमारे हाथ में ही आएगा, उसी को मानो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, ये नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश ऐसे आया सीधा गया, फिर ऐसे आया सीधा गया, फिर ऐसे आया सीधा गया। और अनियमित रूप से भी होता है प्रकाश का परावर्तन, जो रुखड़ी सतह पर होता है। प्रकाश का किरण ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया और इसी में टकरा गया, ऐसे आया, इसी में टकरा गया, मतलब आपस में मिल जाता है। प्रकाश का जो अनियमित होता है, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन होता है, जो आपस में टकरा जाता है, आपस में टकरा कर मिल जाता है। और नियमित होता है जो ऐसे प्रकाश की किरण आता है और सीधा वापस लौट कर जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। और नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? नियमित परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है और नियमित रूप से परावर्तन हो जाता है, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित रूप से परावर्तन होता है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछे, तो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का परावर्तन का 2 नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है बाबू? प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। इससे पहले हम समझा देते हैं आपको। ये मेरा समतल सतह है, ठीक है, ये मेरा अभिलंब है, ये अपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये क्या है? ये मेरा अभिलंब है, परावर्तित किरण। ये अपतित किरण, ठीक है। ये दिख रहा है अभिलंब और अपतित किरण के जो बीच का कोण होता है वो LI बनता है, एंगल I बनता है, जिसे अपतन कोण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अपतन कोण। और इसे LR बनता है, जो परावर्तन कोण कहते हैं। इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब मेरा पहला नियम है जो अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अपतन कोण परावर्तन कोण के
बराबर होता है। और मेरा दूसरा नियम, अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होते हैं। अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बोल रहा है? इसका पहला नियम है अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका पहला नियम क्या है? अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अपतन कोण ये है, परावर्तन कोण ये है। और इसका 30 डिग्री मान ले, परावर्तन कोण अगर 30 डिग्री है तो ये अपतन कोण है, ये भी 30 डिग्री हुआ। ठीक है। अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु, अपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए। अब दर्पण, दर्पण की बात करें तो दर्पण दो प्रकार का होता है। समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। अब भाई अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कहाँ गया? तो ये भी है, ये रहा, ये मेरा अवतल दर्पण और ये मेरा उत्तल दर्पण। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ हम अवतल दर्पण लिख देते हैं। ठीक, चाहे क्लीन कर देते हैं। क्या था? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका अंदर की ओर धंसी हुई हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई हो, और उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी। इसकी गुण की बात कर ले तो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। और ये वस्तु की बात करें तो ये वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर सब प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर
बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और इसकी उपयोग करें तो उपयोग की बात करें तो हजामती दर्पण में गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण बताया वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये अवतल दर्पण वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग की बात करें तो हजामती दर्पण में, जो कभी सैलून में गए होंगे केस उस कटाने, तो आगे से भी मतलब पीछे से भी आईना रहता है, आगे से भी आईना रहता है, जो हमें कब जो ये सिर है वो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ये गाड़ियों की हेडलाइट में लगा रहता है कि वस्तु ज़्यादा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, अब ये मेरा अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। चलिए उत्तल दर्पण यहाँ लिखते हैं। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की और उभरी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण ऐसा, ये उत्तल दर्पण हुआ और ये मेरा अवतल दर्पण। ये अंदर की ओर धंसी होती है और ये बाहर की ओर उभरी हुई होती है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसका उपयोग की बात करें तो चश्मा में गाड़ियों के साइड मिरर में, मिरर मतलब होता है आईना। गाड़ियों के साइड आईना में जो इतना गाड़ी आता है और इतना वो गाड़ी बना देता है आईना में, साइड मिरर में। ठीक है, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण ये रहा, उत्तल दर्पण ये बाहर की ओर उभरी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और ये केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और इसके उपयोग की बात करें तो चश्मा में, आवर्धक चश्मा में, गाड़ियों के साइड मिरर में। ठीक है, अब इसे क्लीन कर देते हैं।
मेरा आगे का जो टॉपिक है दर्पण के प्रतिबिंब बनाने का नियम। दर्पण के प्रतिबिंब बनाने का नियम। दर्पण के प्रतिबिंब बनाने का नियम। दर्पण के प्रतिबिंब बनाने का नियम, ठीक है। दर्पण का प्रतिबिंब बनाने के नियम से पहले उससे इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। ये मेरा क्या, ये मेरा अवतल दर्पण है, ये मेरा अवतल दर्पण, ठीक। ये मेरा अवतल दर्पण। ये जो ये लाइन खिंचाता है ये मुख अक्ष होता है। क्या होता है? मुख अक्ष। ये मेरा मुख अक्ष। ये P ध्रुव, ये ध्रुव होता है। ये मेरा फोकस होता है। ये C जो ये वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। और P और F के जो बीच में होता है वो F होता है, वो F। ये तो क्या है? ये मुख्य फोकस है। ये क्या है? मुख्य फोकस है। और ये ध्रुव और फोकस के बीच में जो बनता है ये फोकस दूरी बनता है। क्या बनता है? फोकस दूरी बनता है, ठीक है। और ये ध्रुव है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच में बनता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है वक्रता त्रिज्या बनता है। वक्रता त्रिज्या R बराबर 2F। R बराबर 2F कितना होता है ना। अब दर्पण के प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम, इसमें हम 3 नियम बताएंगे। पहला नियम बताते हैं। पहला नियम क्या है? रुक जाइए 1 मिनट। पहला नियम, ठीक है, ये मेरा अवतल दर्पण हुआ। ये मुख अक्ष हुआ, ठीक है। ये फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, ठीक है। अगर ये वस्तु मुख अक्ष के समांतर जा रही है तो कहाँ से कटेगी? अगर ये वस्तु मुख अक्ष के समांतर जा रही है तो कहाँ से कटेगी? फोकस से। कहाँ से कटेगी बाबू? फोकस से। ये मेरा पहला नियम है। अगर वस्तु काल्पनिक, अगर दूसरा नियम, दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के दूसरा नियम, ये मेरा अवतल दर्पण, मुख अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र। अब ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। अगर ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो ये चली तो गई, फिर वापस इसी दिशा में लौट जाएगी, इससे कोई परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब ये मेरा तीसरा, ये मेरा अवतल दर्पण, मुख अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र, ठीक है। अभी हमारा सीधा वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, मुख अक्ष से भी नहीं होकर जाएगी, सीधा वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। परावर्तन होने के बाद मुख अक्ष के समांतर आएगी, मुख अक्ष के समांतर आएगी। परावर्तन होने के बाद मुख अक्ष के समांतर आएगी। पहला नियम भी लिख ही देते हैं ना। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम एक बार रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। पहला नियम, ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक है। मुख अक्ष, फोकस, ठीक है, फोकस, वक्रता केंद्र। अगर ये वस्तु यहाँ से आई, वक्रता केंद्र के समांतर आई, अगर वस्तु वक्रता केंद्र के समांतर आई तो किधर से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र के समांतर आई तो मुख अक्ष से फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। पहला नियम ये है। दूसरा नियम, अगर वक्रता केंद्र के अगर बीच से अगर जाने को बोले
तो वक्रता केंद्र के बीच से जाएगी, फिर आगे परावर्तन होने के बाद फिर परावर्तन इसमें नहीं होता, ठीक है। और ये फोकस होने के बाद ये इधर आई, फोकस से गई, फोकस से होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हुई, ठीक है। ये तीनों नियम मेरा अब आगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम। प्रतिबिंब बनाने का नियम, ठीक है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम। ये क्या पूछ रहा है? यदि वस्तु अनंत पर हो, ये बोल रहा है यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, तो ये मैंने ले लिया अवतल दर्पण ठीक है। ये मुख्य अक्ष ले लिया, फोकस वक्रता केंद्र। अगर यदि वस्तु अनंत हो, ये वस्तु अनंत, ठीक है। ये वस्तु यहाँ से मिली और यहाँ से होने के कारण ये यहाँ से होते परावर्तन होने के मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद फोकस परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से, ठीक है। चलिए हम एक और ले लेते हैं। अब एक और ले ले और यहाँ से फिर ये, अब ये परावर्तन होने के बाद कहाँ से जाएगी? ये परावर्तन होने के बाद हमारा फोकस होगी, कहाँ कट रहा है? यहाँ कट रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं ये ऊपर की ओर नहीं कट रहा है, ये नीचे की ओर कट रहा है, तो नीचे की ओर कटेगा तो उल्टा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा? उल्टा। और प्रतिबिंब वास्तविक और बहुत छोटा। प्रतिबिंब से तो छोटा है लेकिन बहुत छोटा। क्या? बिंदु का आकार का, बिंदु का आकार का, ठीक है। और ये स्थिति इसका क्या है? स्थिति कहाँ है? स्थिति की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं आप, फोकस था, फोकस पे आकर इसका मूल बिंदु कटा है, तो स्थिति क्या है? फोकस, ठीक। अब दूसरा देते हैं, दूसरा बताते हैं। दूसरा मेरा क्या कर रहा है? यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है। फिर से मैं अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण खींचने के बाद एक मुख्य अक्ष, फिर यहाँ फोकस, फिर यहाँ वक्रता केंद्र, ठीक है। यदि वस्तु अनंत पर हो, लो भाई मुख्य अक्ष के समांतर गया, वे कहाँ से गुजरेगा? ये तो फोकस से ही गुजरेगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं? वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र ये है, वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है। अब ये कहाँ कटा? यहाँ कटा, कटा ना। क्या पूछा? यदि वस्तु अनंत पर हो, तो ठीक है, मैं ये वस्तु को लिया, अनंत पे रख दिया, मुख्य अक्ष के समांतर हुई, ये परावर्तन होने के बाद कहाँ? फोकस से होकर आई, फोकस होकर आई, ठीक है। अब ये बोल रहा है वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र ये हुआ, वक्रता केंद्र के बीच में मेरा प्रतिबिंब कहीं ये बना, ठीक है। उल्टा, ये नीचे की ओर है, ऊपर की ओर नहीं, ये नीचे की ओर है, तो प्रतिबिंब मेरा उल्टा बना। प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब मेरा उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा बना। और वास्तविक
और क्या, और वास्तविक बना, और सी तथा एफ के बीच, ये सी है और एफ है, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच बना। अगला टॉपिक है, अगला है मेरा अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक मध्य से दूसरे मध्य में जाती है और अपनी दिशा बदल लेती है, अपनी दिशा में विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती और अपनी दिशा में विचलित हो जाती है, अपनी दिशा में विचलित हो जाती है। ठीक है, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण, बताए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपनी दिशा में विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाशीय माध्यम, आइए हमारा क्या है? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल और एक सघन। एक विरल होता है और एक सघन होता है। पहला विरल, दूसरा सघन। क्या होता है विरल और सघन? विरल और सघन किसे कहते हैं? विरल और सघन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण, जिसमें प्रकाश की किरण अधिक हो वो विरल होगा, जिसमें प्रकाश की किरण कम हो वो सघन होगा। जब दो वस्तु को तुलना किया जाए, जब दो वस्तु को तुलना किया जाए जिसमें प्रकाश की किरण अधिक हो, उसे विरल कहते हैं। जिसमें कम हो सघन कहते हैं। जब दो वस्तु को तुलना करते हैं और जिसमें प्रकाश की किरण अधिक होता है उसे विरल कहते हैं, और जिसमें कम होता है वो सघन कहते हैं। विरल में अधिक होता है और इसमें कम होता है। एक एग्जांपल देते हैं। मोहन सोहन का, ठीक है, मोहन 200 रुपये कमाता है, सोहन 100 रुपये कमाता है। अब इसमें बताइए विरल कौन है और सघन कौन है? ज़्यादा रुपये कमाता है वो तो विरल हुआ, और जो कम कमाता है वो सघन हुआ। ये क्या बोल रहा है? जब दो वस्तु की तुलना की जाए जिसमें प्रकाश की किरण अधिक हो, मानिए इसमें प्रकाश की किरण अधिक है, इसमें पैसा का बात है, चाहे प्रकाश की किरण इसमें 200 है, इसमें 100 है, तो विरल माध्यम ये हुआ, सघन माध्यम ये हुआ। ठीक है,
चलिए अब ये बताते हैं। क्वेश्चन, जब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। ये बोल रहा है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, देखिए ये मेरा सतह हुआ, ठीक है, और ये अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। ओके, अभिलंब। अब यहाँ हम रख दिए हवा, यहाँ रख दिए पानी। इसमें विरल कौन है और सघन कौन है। इसमें किसका प्रकाश का चाल सबसे अधिक है। 1 मिनट। निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है हम बताए थे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और कांच का बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और हवा विरल है या पानी विरल है, ये बताइए। हवा विरल है या जल विरल है। हवा में प्रकाश की चाल अधिक है। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही है। तो ये हुआ विरल, और इसमें कम है तो ये हुआ सघन। ठीक है, अब प्रकाश की किरण यहाँ से आया। ठीक, प्रकाश की किरण आया और यहाँ मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। जब ये मोटा परत में आया तो ये अभिलंब अपने मुड़ गई। ठीक है, ये प्रकाश की किरण तो यहाँ आया और अभिलंब की ओर इधर झुक गई। ठीक है, ये जो है ये अपतित किरण है, अपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, ये परावर्तित किरण है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या होता है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। चलिए अब दूसरा। अब मेरा क्वेश्चन है, यहाँ क्या था क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन था जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। जाओ, सघन माध्यम विरल माध्यम में जाएगा। ठीक है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा मतलब छोट से बड़ में जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया समतल सतह, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ रख दिए जल, यहाँ रख दी हवा। इसमें विरल कौन है, सघन कौन है, जल कम है। जल 2.25 × 10⁸ है तो ये तो सघन है। और हवा इससे ज़्यादा है तो ये विरल है। ठीक है, ये विरल। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ से, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण यहाँ से आई और अभिलंब से दूर भाग गई। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम जब छोट से बड़ में आता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। अगर बड़ से छोट में आता है तो अभिलंब के पास आ जाता है। तो ये छोट है, ये बड़ है, छोट से जब बड़ में आया तो ये दूर भाग गया। ठीक है, ये अपतित किरण है, ये परावर्तित किरण।
ठीक है। ये अपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अविलंब से, इसका हुआ विलंब से, अविलंब से दूर भाग गई। ठीक है, अविलंब से दूर भाग गई। हाँ, तो आज का मेरा क्लास यहीं ख़त्म हुआ। अब मिलेंगे अगला चैप्टर में। ठीक है।